नमस्कार दोस्तों, हम आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस विद एसके सर पर। दोस्तों, आज हम लोग जो क्लास लेने वाले हैं, जिस विषय पे आज हम लोगों का लेक्चर होने वाला है, वो दोस्तों इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 या 1947 पे दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे। और ये दोस्तों 1947 का एक्ट ये दोस्तों 1947 का जो एक्ट आया, ये इंडिपेंडेंस एक्ट था। और ये दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया किसी भी प्रकार का अंतिम एक्ट था दोस्तों। क्या दोस्तों ये था? लास्ट एक्ट था दोस्तों, किसी भी प्रकार का भेजा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत को एक अंतिम एक्ट था। और दोस्तों इस विषय पे आज हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि अब वो कौन सी परिस्थितियां बनी थी, क्या वो मजबूरियां थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कि अब उन्होंने ये जो इंडिपेंडेंस एक्ट है इसको उन्होंने भारत में भेजा था दोस्तों। तो इसके पहले दोस्तों 1946 में जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव हो चुके हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कैबिनेट मिशन में ये कहा गया था कि अब भारत अपनी जो संविधान सभा है उसका चुनाव कर सकता है और अपनी संविधान सभा चुन सकता है। तो इस वजह से दोस्तों 1946 में जुलाई 1946 संविधान सभा का चुनाव हो गया था दोस्तों। ये दोस्तों चुनाव हुआ था 389 सदस्यों के लिए। लेकिन दोस्तों इसमें से 208 सदस्य कांग्रेस के जीतते हैं, 73 सदस्य मुस्लिम लीग के जीतते हैं और 15 सदस्य अदर जीतते हैं, जो दूसरी पार्टियां थी या जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं वो जीत जाते हैं। और दोस्तों इसी में से जो 389 सदस्य थे, इसमें से 93 सदस्य 93 प्रिंसली स्टेट से मनोनीत होकर आने थे दोस्तों। ये जो प्रिंसली स्टेट के उस समय के राजा महाराजा थे, जो देशी रियासतों के जो राजा महाराजा थे, वो अपने मेंबर मनोनीत करके संविधान सभा में भेजने वाले थे। इस तरह से दोस्तों 389 सदस्यों का जो चुनाव होना था संविधान सभा के लिए, वो 389 सदस्य चुने जाने थे। ये दोस्तों सदस्य पर 10 लाख पे एक सदस्य चुने जाने थे। दोस्तों हुआ क्या कि 73 सदस्य जब मुस्लिम लीग जीत कर आती संविधान सभा में, तो वो एक तरह से अब उसको लग रहा था कि अब संविधान सभा में जो बहुमत बनेगा वो उसका नहीं बनेगा। क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं कि 208 मेंबर जो हैं वो कांग्रेस के हैं, जो कि बहुमत है। और किसी भी संविधान सभा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें जिसका बहुमत होता है उसी की सरकार चलती है। अब क्योंकि संविधान सभा में इनको कानून बनाने थे, बिल बनाने थे, इस वजह से मुस्लिम लीग को कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब हमारी वहाँ पे बोलबाला नहीं रहेगा, संविधान सभा में हमारी बात सुनी नहीं जाएगी और हमारे अधिकारों का हनन होगा। इसलिए वो अलग से पाकिस्तान की मांग पे और अड़ जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों जो बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है, उसमें मुस्लिम लीग भाग नहीं लेती है। मुस्लिम लीग उस बैठक में 9 दिसंबर 1946 वाली में भाग नहीं लेती और वो इसका बाइकआउट कर देती और संविधान सभा से बाहर हो जाती है, अपने आप को कर लेती। और यहीं पे दोस्तों पाकिस्तान की मांग और जोर पकड़ लेती है कि अब मुस्लिम लीग कह रही थी अब हमें हमारा पाकिस्तान चाहिए, हम नई संविधान सभा बनाएंगे। इस तरह से दोस्तों संवैधानिक गतिरोध लगातार बढ़ता जाता है। और जिसकी वजह से संवैधानिक गतिरोध लगातार बढ़ता जाता दोस्तों, जिसकी वजह से यहाँ पे जो व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था थी, पूर्ण रूप से ध्वस्त हो जाती है, जिससे अंग्रेज भी परेशान हो जाते हैं।
अब दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसमें दोस्तों याद रखिएगा कि जो 93 मेंबर थे, ये 93 जो प्रिंसिपल स्टेट के मेंबर थे, उन्होंने भी भाग नहीं लिया था, इन्होंने अपने सदस्य चुनकर नहीं भेजे थे। इस तरह से दोस्तों 93 सदस्य ये कम हुए थे। और जो मुस्लिम लीग के टोटल 73 सदस्य थे, 73 मेंबर्स थे, उनमें से जो कुछ एकाध मेंबर ऐसे भी थे जो भारत के साथ थे, वो मुस्लिम लीग का समर्थन नहीं कर रहे, जीते जरूर थे उनकी पार्टी से, लेकिन मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की मांग थी उसका समर्थन नहीं कर रहे थे, और वो संविधान सभा में उस बैठक में भाग लिए थे आगे कुछ मुस्लिम लीग के मेंबर। संविधान सभा में जब इतने सदस्य चुन के आ जाते हैं तो अब इनको अंतरिम सरकार की अपनी घोषणा करनी होती है कि अब हमें अंतरिम सरकार बनानी है। और तत्कालीन जो वायसराय थे भारत में उस समय बेवेल थे, और बेवेल इनको निमंत्रण देते हैं जवाहरलाल नेहरू को कि आप आइए अपनी अंतरिम सरकार बनाइए, आगे अपने सदस्यों की सूची लेकर आइए। तो तब जब गांधी जी ने कहा जवाहरलाल नेहरू से कि आप मुस्लिम लीग के भी कुछ सदस्यों को शामिल करिए इस संविधान सभा में, तो जवाहरलाल नेहरू ने 6 सदस्य कांग्रेस के और 5 सदस्य मुस्लिम लीग के, बाकी 3 सदस्य अदर कम्युनिटी से शामिल कर लेते हैं। इस तरह से दोस्तों ये 14 सदस्यीय जो संविधान सभा के अंदर अंतरिम सरकार थी, वो 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार बनती है। और दोस्तों जो अंतरिम सरकार बनी थी वो दोस्तों क्या थी कि जवाहरलाल नेहरू उस अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष बनते हैं और सरदार पटेल गृह मंत्रालय संभालते हैं। और जो जवाहरलाल नेहरू तो राष्ट्रमंडल विदेशी मामले देखते हैं, उपाध्यक्ष भी होते हैं क्योंकि बहुमत दल के नेता होते हैं। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि देखते हैं, जॉन मथाई उद्योग देखते हैं, जगजीवन राम श्रम मंत्रालय देखते हैं। ये दोस्तों एससी से थे। ये जो 5 सदस्य थे ये मुस्लिम लीग से थे दोस्तों। मुस्लिम लीग से दोस्तों ये 5 सदस्य थे। बाकी के इस तरह से 14 सदस्य जो चुने गए थे अंतरिम सरकार के लिए, उसके उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। और अब जो इसके दोस्तों अध्यक्ष थे वो अभी भी बेवेल थे, क्योंकि अभी तक जो इन्होंने जो शपथ दिलाई थी उपाध्यक्ष को वो बेवेल ने ही दिलाई थी। अब लेकिन संवैधानिक गतिरोध तो अभी तक समाप्त होता नहीं है और ये स्थिति बनी रहती है। इस दिसंबर 1946 को हमारी पहली बैठक होती है और इस पहली बैठक में दोस्तों हम लोग अपना जो अस्थायी अध्यक्ष चुनते हैं, वो तो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों होते हैं, जो हम लोगों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। और दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है दोस्तों। इसमें हम लोगों ने अस्थायी अध्यक्ष चुन लेते हैं। ये तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, और दोस्तों एक उपाध्यक्ष भी चुनते हैं, टीटी कृष्णाचारी जाते हैं। और जो जवाहरलाल नेहरू थे अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे और जो टीटी कृष्णाचारी थे ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। और जो इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं 9 दिसंबर 1946 को, वो राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं दोस्तों। इस तरह से अब संविधान सभा दोस्तों चलने लगती है और 13 दिसंबर को दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा लाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता दोस्तों। इस उद्देश्य प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि हमारे क्या उद्देश्य है, संविधान सभा के क्या उद्देश्य है और हम आज़ादी के बाद भारत का जो शासन व्यवस्था उसको कैसे चलाएंगे, इस बारे पे चर्चा परिचर्चा संविधान सभा में होती है दोस्तों। और संवैधानिक गतिरोध दोस्तों लगातार बना हुआ, क्योंकि मुस्लिम लीग संविधान सभा से बाहर हो जाती है और प्रिंसिपल स्टेट भी बाहर रहती है और इस वजह से जो संवैधानिक गतिरोध बहुत ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। और इंग्लैंड में क्या परिस्थितियाँ उस समय बन जाती हैं, इंग्लैंड में दोस्तों परिस्थितियाँ क्या बनती हैं कि 20 फरवरी 1947 को जो वहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं क्लीमेंट एटली, वो घोषणा करते हैं कि अब हम 30 जून
1948 को भारत को आज़ाद कर देंगे। दोस्तों 20 जून 1947 को प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के होते हैं लेबर पार्टी के क्लीमेट एटली, वो घोषणा करते हैं कि हम 30 जून 1948 को भारत को आज़ाद कर देंगे। और क्योंकि दोस्तों भारत में जो संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो रहे थे, संविधान सभा में मुस्लिम लीग भाग नहीं ले रही थी, प्रिंसली स्टेट भाग नहीं ले रही थी, इस वजह से जो वहाँ के वायसराय, तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड बेवेल, उनको वो वापस बुला लेते हैं और इंग्लैंड वापस बुला लेते हैं। और 21 फरवरी को माउंटबेटन को भारत का वायसराय घोषित कर दिया जाता है। वायसराय बना दिया जाता है दोस्तों। 21 फरवरी 1947 को माउंटबेटन को भारत का वायसराय बना दिया जाता है और इनको ये बोला जाता है कि आप भारत जाइए और जो संवैधानिक गतिरोध है उसको खत्म करिए और संविधान सभा के बाद हम किस तरह से किन नियमों के तहत भारत को आज़ादी देंगे और उन सब नियमों के लिए आप काम करिए जाके भारत में, क्योंकि बेबल वहाँ पे व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं। इस वजह से दोस्तों ये भारत आते हैं और देखते हैं वहाँ की क्या परिस्थितियाँ, सबसे बात करते हैं। और 3 जून 1947 को अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, पेश करते हैं दोस्तों। और इसमें बताते हैं कि भारत का जो बंटवारा होगा या भारत की जो संवैधानिक गतिरोध है उसको हम किस तरह से ख़त्म करेंगे। और क्योंकि दोस्तों और परिस्थितियाँ क्या बन गई थी कि मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की मांग कर रही थी वो बंगाल का भी बंटवारा चाह रही थी, या मोटे मोटे तौर पर ये समझ लीजिए कि बंगाल का भी आधे में बंटना तय था और जो ऊपर के जो राज्य थे, ऊपर के जो प्रांत थे दोस्तों, सिंध या जो पंजाब का भाग था, तो वो भी बंटना तय था। इस वजह से अब इनको ये नहीं समझ में आ रहा था हम किस तरह से बंटवारा करें, मुस्लिम लीग को किस तरह से शांत करें। तो इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट पेश की कि हम इस तरह से चाह रहे हैं कि आपका जो संविधान सभा पाकिस्तान की उस तरह से उसका अलग से निर्माण हो जाए और जो भारत की संविधान सभा है उसका अलग से निर्माण हो जाए। तो 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन ने रिपोर्ट पेश की दोस्तों, ये रिपोर्ट लेके जाते हैं इंग्लैंड लेके जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये रिपोर्ट थी। अब इसका वहाँ पार्लियामेंट से दोस्तों पास होना भी जरूरी है। ये दोस्तों इंग्लैंड ले जाते हैं और 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश करते हैं। इसको 18 जुलाई 1947 को साई संतुति मिल जाती है, या आप कह सकते हैं कि ये 18 जुलाई 1947 को बिल पेश हो जाता है। और दोस्तों इस बिल में क्या था कि 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी हो जाएगी। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी हो जाएगी, भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्रम था वो आप समझ लीजिए फिर से एक बार। 20 फरवरी 1947 को क्लीमेट एटली घोषणा करते हैं कि हम 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई कि 30 जून 1948 का समय काल आ ही नहीं पाता है और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाता दोस्तों। और इसके बाद क्या होता दोस्तों कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन भारत आते हैं और वो 4 जुलाई 1947 को दोस्तों बिल पेश करते हैं जाके ब्रिटेन के पार्लियामेंट में। और इसके बाद वो बिल 18 जुलाई 1947 को बिल पास हो जाता है और पास होकर दोस्तों वो अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है, जिसे दोस्तों बाद में नाम दिया गया जो माउंटबेटन योजना थी दोस्तों। माउंटबेटन प्लान को ही दोस्तों हम लोग, जब ये प्लान ब्रिटिश संसद के द्वारा पास कर दिया जाता है, इसके बाद इस प्लान का नाम बदलकर हो जाता दोस्तों इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो दोस्तों ये था 1947 का एक्ट। और जो माउंटबेटन योजना थी दोस्तों उसी को ही हम लोग इंडिपेंडेंस एक्ट कहते हैं। जब ये बिल
जब दोस्तों ये बिल संसद में पेश होकर के पास हो जाता है माउंटबेटन के द्वारा, और उसके बाद ये जब स्थायी संस्कृति इसको मिल जाती है, तो ये बिल एक्ट बन जाता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसके द्वारा दोस्तों भारत आज़ाद हो जाता है। और दोस्तों इसी माउंटबेटन योजना में ये बताया जाता है कि भारत, और दोस्तों इसी माउंटबेटन योजना में ये प्लान में ये बताया जाता है कि भारत और पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों डोमिनियन स्टेट होंगे और इनकी अपनी संविधान सभा होगी और इनका जो दोस्तों राष्ट्र प्रमुख होगा वो ब्रिटेन के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, दोस्तों। वो इस तरह से था दोस्तों कि जो संविधान सभा होगी वो जिसको चुनेगी ब्रिटेन संसद उसको शपथ दिला देगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि ब्रिटेन उसको मतलब एक तरह से जस्टिफाई कर देगी, उसको वेरीफाई कर देगी। और इसी तरह से और इन कहते दोस्तों कि वायसराय का पद खत्म कर गवर्नर जनरल का पद सृजित किया जाता है दोस्तों, कि अब वायसराय का पद खत्म कर दिया जाता है और एक गवर्नर जनरल का पद दोस्तों सृजन किया जाता है। और इसी तरह से दोस्तों माउंटबेटन योजना खत्म हो जाती है। इसमें दोस्तों जो बंटवारे का प्लान था वो भी इसमें शामिल होता है कि कहाँ से क्या बांटा जाएगा और किस तरह से उसको बंटवारा किया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों एक काम और किया गया कि जो शाही सम्राट की उपाधि थी, शाही सम्राट की उपाधि का अंत, जो ब्रिटेन का सम्राट था दोस्तों वो भारत का सम्राट के जो यहाँ पे दोस्तों कह सकते हैं भारत का सम्राट। दोस्तों जो ब्रिटेन की रानी थी वो अपने आप में एक शाही उपाधि लगाती थी कि वो भारत की भी सम्राट है, तो इस उपाधि को खत्म किया गया। और दोस्तों क्या किया गया कि देसी रियासतों को बोला गया कि आप या तो पाकिस्तान के साथ रह सकते हैं, पाकिस्तान के साथ, या तो इंडिया के साथ, या तो स्वतंत्र रह सकते हैं। दोस्तों सिर्फ 3 देसी रियासतें ऐसी होती हैं कि जो भारत में शामिल नहीं होती हैं। उनमें से एक जम्मू कश्मीर की होती है, दूसरी हैदराबाद की होती है, तीसरी जूनागढ़ की होती है। दोस्तों जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा ले लिया जाता है और जो हैदराबाद है उस पर सैनिक कार्रवाई करके ले ली जाती है। और जम्मू कश्मीर एक बस्ती है जिसकी समस्या आज तक यूएन में चल रही है कि वो पाकिस्तान का भाग है कि इंडिया का भाग है, क्योंकि उसकी एक अलग कहानी, उस पर दोस्तों हम लोग बाद में बात करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों एक नए राष्ट्र का निर्माण हो जाता है, क्योंकि 15 अगस्त इस तरह से दोस्तों 14 और 15 अगस्त की रात्रि में 2 डोमिनियन स्टेट बनकर आते हैं। 14 को पाकिस्तान बनता है दोस्तों और 15 को इंडिया बनती है दोस्तों, इंडिया स्वतंत्र कर दी जाती है। और दोस्तों इसके जो गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं वो माउंटबेटन ही रहते हैं, जो इसके पीएम रहते हैं वो जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, क्योंकि जब माउंटबेटन अब पीएम वो गवर्नर जनरल हैं तो ये इनको मॉर्निंग में इनको शपथ दिलाते हैं कि अब आप भारत के पीएम हैं दोस्तों। इस तरह से भारत आज़ाद हो जाता है। और दोस्तों संविधान सभा अपना काम लगातार कर रही होती है। इसके बाद दोस्तों अब स्वतंत्र भारत की एक
वो अपना काम लगातार कर ही रही है। इसके बाद दोस्तों स्वतंत्र भारत की एक जो सरकार है, जो उसका मंत्रिमंडल, उसका निर्माण किया जाएगा। और इसके बाद दोस्तों अब यहाँ से हम लोग जो सफ़र 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करते हैं, तो चलते चलते आज भारत को हम लोग आज़ाद करा देते हैं और उसको एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिल जाता है, भारत आज़ाद हो जाता है और संविधान सभा का निर्माण हो रहा है दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग अपने सफ़र को रोकते हैं और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे कि जो संविधान का निर्माण हुआ था दोस्तों, संविधान सभा ने जो संविधान बनाया उस पर बात करेंगे कि वो ऐसा जो संविधान जो बोला जाता है कि जो विश्व का सबसे लिखित और सबसे बड़ा संविधान है, उस पर बात करेंगे। और संविधान में ऐसी कौन सी अच्छी चीज़ें थी या जो उसके बुरे पहलू थे उन पे बात करेंगे और देखेंगे क्या कमियां थी, क्या अच्छाइयां थी, संविधान के बारे में लोगों ने क्या क्या अपने विचार व्यक्त किए, उन सब विचारों पे हम लोग बात करेंगे। और दोस्तों आज का सफ़र हम लोग यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर पे आगे की बात की जाएगी दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।